अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। ज्यादा पैदावार के लिए भिंडी की फसल में प्रबंधन कार्य। वर्तमान में हल्दी की फसल में किए जाने वाले कार्य। अंडा देने वाली मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर जानकारी। जो भी किसान भाई भिंडी की फसल लगाए होंगे वो अभी लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था पर होगी और इस समय फसल में उर्वरक प्रबंधन तथा खरपतवार और कीट व्याधियों का नियंत्रण जरूरी है, तभी फसल से आगे चलकर अधिक उत्पादन मिलेगा। भिंडी की फसल इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर से। मैं आप लोगों को भिंडी की उन्नत तकनीक के बारे में बताना चाहूँगा। आप इसकी विशेष रूप से पंक्ति में बुवाई करिए। यदि आप पंक्ति में बुवाई करते हैं तो उसमें बाद में आपको अन्य जो कृषण क्रिया है वो आराम से हो सकते हैं। जहाँ तक खरपतवार का प्रश्न है तो विशेष रूप से इसमें आप लगा दें, उसके पश्चात निदाई गुड़ाई और भी कृषण क्रिया करने की आवश्यकता है, जिससे कि प्रॉपर कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से इसमें वायु संचार होगा और पौधे का ठीक तरह से विकास होगा। इसमें आधार खाद के रूप में 20 से 22 किलो आपको डीएपी और लगभग 20 किलो के करीबन आपको यूरिया और लगभग 12 किलो आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश और 5 किलो जिंक सल्फेट के रूप में आधार खाद के रूप में आपको ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी जो शेष बची मात्रा यूरिया की है उसको रख लेना चाहिए और जिसको आवश्यकता पड़ने पर को 2 बराबर भागों में बांटकर आवश्यक अनुसार आपको इसको ब्रॉडकास्टिंग या फेंक कर आपको इसको डालना है। जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है तो वर्षा यदि हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि एक बहुत लंबे समय तक 10-15 दिन तक यदि वर्षा नहीं होती है तो उस समय आप इसको पानी दे सकते हैं, जिसको हम लाइफ सेविंग इरिगेशन कहते हैं, जिससे कि इनके पौधों का बेहतर तरीके से विकास हो सके। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं भिंडी की फसल में लगने वाले कीटों की। इस फसल में कई प्रकार की रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जैसे माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी आदि। यहाँ कीट भिंडी के पौधों की पत्तियों, कोमल टहनियों से रस चूसते रहते हैं, जिससे भिंडी के पत्ते सिकुड़ने लगते हैं तथा पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है और फसल कमजोर हो जाती है। इन रस चूसक कीटों की प्रारंभिक अवस्था में जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का नियंत्रण हो जाता है। तो भिंडी का सबसे जो प्रमुख कीट है वो तना और फल छेदक है। प्रारंभिक अवस्था में इसका जो आक्रमण होता है वो तना में होता है। आप देखेंगे यदि आप भ्रमण करते हैं खेत पर, तो यदि आपका पौधा ऊपर से मुरझाया हुआ है
तो आप समझ लीजिए कि इसमें आपका तना छेदक कीट का प्रकोप है। तथा बाद में यह कीट फलों में भी छेद करके घुस जाता है, जिससे फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और जब ऐसे फलों को हमारे किसान भाई बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं तो उनको आशा अनुरूप कीमत नहीं मिलने से उन्हें अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु सबसे पहले ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट कर दे। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्यूनोलफॉस दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करे, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसमें देखा गया है कि विशेष रूप से भिंडी में पीत सिरा नामक रोग लगता है। ये सबसे कह सकते विभीषक बीमारी है। इसको पहले से ही प्रबंधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार पीत सिरा रोग लग गया तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इस रोग के प्रकोप से पौधे की पत्तियों की सिराएं पीली पड़ जाती हैं, जिससे पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है और फसल कमजोर हो जाती है। यह एक विषाणु जनित रोग है और इस रोग को सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे रोग का प्रसार कम हो सके। तथा सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका बेहतर तरीके से आप स्प्रे करेंगे तो इसको आप प्रबंधन कर सकते हैं, इसका रोकथाम कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में जिन किसानों ने हल्दी की फसल लगाई है वो बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर होगी, लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे समय फसल में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन, जल निकासी की उचित व्यवस्था के साथ साथ पौध सुरक्षा उपाय को अमल में लाना जरूरी होता है, तभी फसल से अधिक उपज प्राप्त होगी। तो हल्दी की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ धनेश्वर साय। मैं किसान भाइयों को हल्दी की खेती के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अभी वर्तमान में किसान भाई के पास जो हल्दी की खेती किए हैं लगभग 1.5 से 2 माह की फसल हो चुकी है। वर्तमान में किसान भाई जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य जो है इसमें कर सकते हैं। इसमें लगभग 3 माह होने के बाद जो है मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। इसमें जरूरी मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूरी है, क्योंकि मिट्टी चढ़ाने से उसमें जो है राइजोम का जो साइज है वो बढ़ता है। इसके बाद जैसे उर्वरक है, किसान भाई शुरू में जैसे उर्वरक डालते हैं, इसमें हल्दी की खेती में उर्वरक लगभग 175 किलोग्राम यूरिया खाद देना है। उसमें से उसको 3 भाग करके 55 किलो लगभग जो है शुरू में देना चाहिए, बाकी 2 भाग को बचा के रखना है। इसके पश्चात 150 किलोग्राम जो सुपर फास्फेट है ये और पोटास का
80 किलोग्राम में से आधा 40 किलोग्राम, ये इतने चीज़ को शुरू में ही डालना चाहिए बुआई के टाइम। इसके पश्चात यूरिया का जो है, यूरिया का दूसरा डोज, मतलब 3 भाग में से दूसरा डोज जो है डालते समय ये ध्यान देना है कि फसल की जो लगभग 2 माह पश्चात उसका एक भाग मतलब दूसरा भाग को डालना चाहिए, और तीसरा भाग अंतिम में 4 माह बाद, जो बुआई के 4 माह बाद फसल जब जो है मिट्टी चढ़ाते रहते हैं, उसी टाइम जो यूरिया का तीसरा भाग और पोटास का जो 80 किलो में से एक भाग बचा हुआ भाग को 40 किलो को उस टाइम डालना चाहिए। तो इस प्रकार जो है उर्वरक डालने का विधि है। इसके बाद राइजोबियम रॉट का शिकायत आता है, उसमें प्रकंद सड़न का शिकायत आता है, इसके लिए किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। हल्दी की खेती एक ऐसा है, उसमें भी यही जो अपना लक्षण, उसका लक्षण ये है कि पत्ती हल्का पीला होने लगता है, उसके साथ साथ जो है तने में आता है, तना पीला होता है, उसके बाद राइजोम में जाता है और उसका जो है सड़ने लगता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को 4:4:50 का ब्रोडो मिक्सचर तैयार करना है, मतलब 4 किलो नीला थोथा, 4 किलो चूना और 400 लीटर पानी, इसके हिसाब से घोल बनाकर उसका नीला थोथा तैयार कर इसमें छिड़काव करना चाहिए। अगर नीला थोथा तैयार नहीं कर सकते हैं तो डाइथेनियम 45 का प्रति लीटर 2 ml दवाई के हिसाब से घोल बनाकर उसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो इस समय ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करके आप कम लागत में अच्छी आय कमा सकते हैं। परंतु ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SS कौशिक से। और रोजगार परख प्रशिक्षण में जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, यानी मशरूम उत्पादन, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आप अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ठंड के मौसम में अपने यहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर आप समझते हैं कि ये हमारी बेकार जमीन है, वहाँ पर सीधा एक झोंपड़पट्टी बना के, जो आप देख रहे हैं, एक झोंपड़पट्टी बनाकर वहाँ पर मशरूम का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मशरूम की जो प्रजाति है उसमें प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस सुजरकाजू और प्लूरोटस फ्लैवलेटस, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको किसान बंधु प्राकृतिक परिस्थितियों में लगा सकते हैं। लगाने का तरीका, जो वेस्ट समझते हैं, यानी भूसा ले सकते हैं। भूसा, क्योंकि जो मशरूम होता है ये एक कवक है, तो उसको हमें जो भूसा लेंगे आप, भूसा उसमें गेहूं का भूसा ले सकते हैं, धान का भूसा ले सकते हैं, सोयाबीन या सरसों की तूरी ले सकते हैं। चूंकि सामान्यतः हमारे पास में गेहूं का भूसा उपलब्ध होता है, किसी भी तरह का कंटेमिनेशन यदि प्रदूषण हमारे भूसा में होगा तो निश्चित रूप से जो मशरूम उगेगा वो भी हमारा प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए आप भूसे को उपचारित कर लेंगे। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं और दूसरा हम कुछ दवाइयां बताते हैं, इनके माध्यम से कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से उपचारित करने के लिए आप भूसा ले लें और भूसे के ऊपर गर्म पानी डाल दें। इससे उसमें जो भी उपस्थित बैक्टीरिया यानी जीवाणु होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो उपचार है उसमें आप दवाइयां लेंगे। 2 दवाइयां हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड है और दूसरी है बैवेस्टिन। फॉर्मेल्डिहाइड की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल लीजिए और साथ ही 10.5 ग्राम बैवेस्टिन प्रति 10 लीटर पानी, इन दोनों दवाओं को घोलकर आप घोल बना लें पानी का और उसी में आप अपना भूसा डाल दें। इसको रात भर आप पड़ा रहने दें। तत्पश्चात उस भूसे को ऐसे स्थान पर निकालना है कि जो स्टेरिलाइज हो, निर्जमीकृत हो, यानी उस स्थान को भी आप फॉर्मेल्डिहाइड से पूरी तरह से साफ कर लेंगे। जब आप उस भूसे को निकालेंगे अपने मुंह पर पट्टी बांध लेंगे। तत्पश्चात जो हमने प्रजातियां बताई उनमें से जो भी आपके पास में है उनमें से कोई भी एक प्रजाति उसकी आप स्पॉनिंग करेंगे, यानी मिक्स करेंगे उसको। उसका भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो बोलते हैं मिक्स्ड स्पॉनिंग और दूसरी को बोलते हैं परत दर परत। तो मिक्स्ड स्पॉनिंग की जहां तक बात है तो आप 2% की दर से उसमें मिला सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे हम विधि अपना रहे हैं उसकी बात करते हैं कि परत दर परत, यानी जो आपकी 18 बाई 14 इंच की आपको पॉलीथीन लेनी होगी। उसमें आप जो आपका भूसा है उसको पानी निथर जाने दीजिए। पानी निथरने के पश्चात आप उसमें भूसा डालिए और जो बीज आपके पास में, यानी स्पॉन जो आपके पास में है, उस स्पॉन की 20 से 25 ग्राम मात्रा एक परत में, और ये परत आपको 5 से 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक की लगानी है।
तो इस प्रकार जो हमने आपको बताई पॉलीथीन, उसमें आपकी 3 से 4 परत आएंगी और एक बैग में आपका 100 से 150 ग्राम बीज लगेगा। तो इस प्रकार उसको भरकर किसान बंधु उसके पश्चात उसमें छिद्र कर देंगे, यानी जो अतिरिक्त पानी होगा वो आपका उन छिद्रों से निकलकर बाहर आ जाए। दूसरा काम जो करेंगे, उसको बांधकर आप ऐसे स्थान पर रख दीजिए कि जो पहले से निर्जमीकृत हो। ऐसा करने के पश्चात आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद उसमें से कवक की माइसीलियम पूरी की पूरी निकलने लगेगी, यानी जो पॉलीथीन होगी आपकी वो पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, सफेद हो जाएगी। तुरंत आप उस पॉलीथीन को, जैसा हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, उस तरह के आप हैंगिंग बम्बू यानी इस तरह के लटकाने वाले बांस बना लेंगे और उस पर लटका के आप छोड़ दीजिए। लटका के छोड़ने के पश्चात आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में उसमें से मशरूम निकलने लगती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें लगातार हमें पानी देता रहना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 बार यदि आप पानी देते रहेंगे तो उसमें से मशरूम की ग्रोथ अच्छी निकलती है। अगली बात जो रहती है उसके बाद कि जैसे ही आप 15 से 20 दिन होंगे तो उसकी तुड़ाई की अवस्था, जो मशरूम की माइसीलियम होगी को आप पूरा सीधा मत होने दीजिए। ऐसी अवस्था आने पर ही उसको आप तुड़ाई कर लीजिए। तुड़ाई करने के पश्चात आप उसको उसमें जिस पॉलीथीन में आप भरने वाले हों उसमें छिद्र कर लीजिए, जिससे आपको मार्केटिंग करने में आसानी रहे। इस प्रकार किसान भाइयों, ढींगरी मशरूम से प्रति बैग आपको 1 किलोग्राम मशरूम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार किसान बंधु, ये छोटे से एरिया से इन सारी समस्याओं पर काबू करते हुए आप अपने मशरूम के व्यवसाय को अपने क्षेत्र में बढ़ा सकते। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। यहाँ राजनीति बदलती रहती है, अपना चरित्र और चेहरा कभी भी कोई भी बन सकता है। सियासत का मोहरा, यहाँ इंसान फरिश्ता है तो दरिंदा भी। यहाँ अगर शेर है तो खूबसूरत परिंदा भी। इस धरा पर जहाँ पूजे जाते हैं महाकाल, खबरों का भी बदलता रहता है सूरते हाल। देखिए अपना एमपी सिर्फ ईटीवी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि आधारित सह व्यवसाय के रूप में जिन किसानों ने बड़े स्तर पर अंडा देने वाली मुर्गियों का पालन किया है, वो इनका खान पान प्रबंधन कैसे करें जिससे कि अधिक लाभ मिल सके, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीके उपाध्याय। किसान भाइयों, आप जब मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे अधिक जो खर्चा आता है वो आहार पर आता है। करीब 70 से 80% खर्चा आहार पर ही आता है। अगर आहार हमारे मुर्गियों के लिए अच्छा देंगे तो उतना ही अच्छा हमें उत्पादन प्राप्त होगा। तो मुर्गियों को हम उनकी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार से आहार देते हैं। जैसे हम शुरुआत में चिक राशन देते हैं, उसके बाद हम ब्रॉयलर राशन देते हैं, उसके बाद गिरोवर राशन देते हैं, फिर फिनिशर राशन देते हैं। तो जो चिक आहार है इसको हम 0 से 8 सप्ताह की उम्र के बच्चों को चिक आहार देते हैं। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 22% रहनी चाहिए और जो हमारी ऊर्जा है वो 28 किलो कैलोरी प्रति किलो दाने में रहनी चाहिए। इस तरह से इसका आहार तैयार बाजार में मिलते हैं, तैयार हुए आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। दूसरी बात आती है चिक आहार के साथ साथ आपका जो राशन आता है, जो गिरोवर राशन है, इसको हम 9 सप्ताह से लेके 15 सप्ताह की उम्र तक के बच्चों को देते हैं जब बढ़वार होती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है 16% प्रोटीन रखते हैं और इसमें 2700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर बनाते हैं। गिरोवर राशन के बाद आता है फिनिशर राशन। उसमें जो फिनिशर राशन में हम प्रोटीन की मात्रा रखते हैं आपकी 18%
और जो किलो कैलोरी है जिसमें ऊर्जा की मात्रा है वो आपकी 2600 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर रखते हैं। तो इस प्रकार से ये दाने जो भी दाने हैं अलग अलग उम्र के बच्चों पर देते हैं। जैसे हमने बताया था जो फिनिशर राशन है वो 16 सप्ताह से लेके और जब तक जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं जब तक अंडा उत्पादन बंद नहीं कर देती हैं उस समय तक हम ये फिनिशर राशन देते हैं। तो इस तरह से ये जो राशन है इसमें राशन में साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं यानी कि प्रतिजैविक दवाइयां हैं उनको भी इसमें मिलाना पड़ता है जिससे उनकी बढ़वार पर कोई बढ़वार अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा होता रहे। साथ ही साथ जो कुछ फीड एडिटिव्स हैं उनको भी इन पे मिलाना पड़ता है। जो आहार खिलाते हैं हम इसका विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं जो आहार देने वाले बर्तन हैं फीडर जिसको बोलते हैं उसमें ही डालते हैं, लेकिन दाना डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि जो फीडर है उसको हम पूरा नहीं भरते, 1/3 भाग उसको भरते हैं क्योंकि जब होता क्या है जो मुर्गियां हैं इसको दाने को जो खाती हैं तो उससे दाना ज़्यादा गिराती खाती कम है गिराते ज़्यादा हैं जिससे कि दाने की बर्बादी रहती है। साथ ही साथ पानी वाली जो व्यवस्था बनानी पड़ती है, पानी मुर्गियों को हर समय स्वच्छ जल देना चाहिए और साफ देना चाहिए। इस प्रकार ये आहार संबंधी जो भी छोटी छोटी बातें हैं आप ध्यान रखेंगे तो आप किसान भाइयों इससे मुर्गी पालन से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चंदौली जिला कटनी के कृषक गजेंद्र सिंह ने। यह वर्षा जल से हो रहे भूमि क्षरण को रोकने के उपायों पर जानकारी चाहते हैं। तो गजेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा आप सभी जानते हैं कि बारिश का सीजन शुरू हो गया है। सभी किसान अपने अपने खेतों में बुआई की तैयारी खेतों की तैयारी में व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन ये बारिश का मौसम जो है समस्याएं भी बहुत पैदा करता है। जब बारिश तेज होती है तो भूमि का क्षरण भी होता है और ये भूमि क्षरण जो है अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी है ना, जिसमें उपजाऊ तत्व होते हैं वो सब अपने साथ बहा के ले जाती है और अंततः पैदावार के ऊपर इसका असर आता है। ये भूक्षरण जो है इसको रोकना बहुत आवश्यक है। भूक्षरण जब तेज बारिश होती है तो पहले बूंदों के रूप में, फिर वो बूंदें बड़ी होके छोटी छोटी नालियों के रूप में और नाली बड़ी होती हैं और उसके बाद फिर वो गली के रूप में विकसित होती हैं और अपने आप मिट्टी काटते हुए आगे बढ़ती हैं और ये मिट्टी काटते काटते आगे चल के वो खेतों को काटना शुरू कर देती हैं, जिससे खेत भी पूरे खेत तक चले जाते हैं और ये बहुत ही गंभीर समस्या आप लोगों के सामने है। ये तो भूमि क्षरण की बात हो गई। अब ये गंभीर समस्या जो है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, भूमि क्षरण को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। जैसे कोई खेत ढालू होते हैं, कोई समतल होते हैं, तो समतल खेत में भूक्षरण की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन जो ढालू खेत होते हैं उनमें भूक्षरण की समस्या बहुत अधिक होती है। तो ऐसे खेतों में जब जुताई करते हैं तो ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करें, बोनी करें, ढाल के विपरीत दिशा में करें। ढाल के विपरीत दिशा में करीब करीब 8 मीटर 10 मीटर पर, जैसा कि खेत की साइज़ है उसके अनुसार उसमें मेड़ बनाई जा सकती हैं, फील्ड मन या फिर नालियां खोदी जा सकती हैं, जिससे क्या है कि ऊपर से पानी जो बह के आता है अपने साथ मिट्टी बहा के लाता है, वो नालियों में या मेड़ में के पास जमा हो जाता है और वो खेत से बाहर वो मिट्टी नहीं जा पाती है ना। इसी प्रकार से कुछ वेजिटेटिव बाढ़ हैं, जैसे खस घास है ना। खस घास की अगर पट्टियां बना दी जाएं हर 10 मीटर पर 15 मीटर पर, तो वहाँ पर भी वो मिट्टी आके रुक जाती है और पानी खस घास के वहाँ से वो निकल जाता है। तो मिट्टी तो रुक जाती है लेकिन
पानी निकल जाता है। इस प्रकार से वहाँ पर मिट्टी जमा होती जाती है और जब आप फिर से जुताई करेंगे तो वो फिर से मिट्टी उसी में मिल जाती है। इस प्रकार से जो पोषक तत्व होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। देखिए अब बारी आती है, जो बड़ी बड़ी गलियां बन गई हैं पानी काटते काटते, वहाँ पर कैसे भूक्षरण को रोका जाए। तो वहाँ पर जो लोकल मटेरियल मिल रहा है, जैसे पेड़ की डाल हैं, श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, है ना, छोटे छोटे पेड़ हैं, उनको काट के बहाव के उसमें डाल दें तो बांध बन जाएंगे। तो उससे क्या है कि मिट्टी तो आके रुक जाती है लेकिन पानी वहाँ से निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से खेत बहुत बड़े बड़े रेवाइंस बन गए हैं, घाटियाँ बन गई हैं, तो ऐसी जगह पे लिए बहुत ही सूटेबल हम आपको एक गैबियन संरचना बता रहे हैं। तो गैबियन अगर बना लें वहाँ पर, तो गैबियन क्या है कि छोटे छोटे जालियों के लोहे की जालियाँ लें और 2 फीट बाई 4 फीट, 2 फीट बाई 3 फीट लंबाई चौड़ाई में बॉक्स बना लें उसके, और वो बॉक्स जो है उस घाटी के या वो जो पानी, जहाँ से पानी का बहाव बहुत तेज होता है, वहाँ पे 1 फुट नींव खोद के और वहाँ से जमाना शुरू करें। तो वो बॉक्स, 1 बॉक्स जमा है, 2 बॉक्स जमा है, तीसरी बॉक्स जमा है, और जब पूरा चौड़ाई में कवर हो जाए तो उसमें बोल्डर डाल दें। उसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि ऊपर से जो पानी आता है तो पानी तो छन के निकल जाता है लेकिन मिट्टी वहीं रुक जाती है। तो 3-4 साल में, 5 साल में वो पूरी घाटी, पूरा बड़ा बड़ा जो गड्ढा है या रेवाइन बन रही है वो पूरा भर जाता है। और अगर मान लो उस गैबियन के बाहर दूसरी तरफ अगर कोई नाला बह रहा है या नदी है और वो नदी का प्रेशर का अगर आता है बाढ़ की वजह से, तो वो भी उसको झेल लेती है उस प्रेशर को, और वो दीवार टूट नहीं पाती है और कुछ ही दिनों में खेत समतल हो जाता है। ये बहुत ही सफल तकनीक है और यहाँ पर ये रीवा के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर हमने 18-20 इसके यूनिट बना के और इसको टेस्ट किया है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।